Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कॉकरोच पार्टी और सरकार के बीच 2 घंटे तक बातचीत हुई है और सरकार ने उनकी 3 में से 2 मांगें मान ली हैं। सरकार ने कहा है कि वो आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देगी और प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा करने वाले छात्रों पर FIR नहीं करेगी। लेकिन कॉकरोच पार्टी अब भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है और सरकार ने इस मांग पर विचार करने के लिए कल दोपहर तक का समय लिया है। आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कि पिछले 24 घंटों में सरकार ने पेपर लीक के मामले पर कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं। पिछले 24 घंटे में सरकार 6 बड़े फैसले, कड़े फैसले इस मुद्दे पर ले चुकी है। कल देर रात सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन कॉकरोच पार्टी अब भी अपना आंदोलन जारी रखने पर अड़ी हुई है। सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को छोड़ दिया था, लेकिन कॉकरोच पार्टी अब भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। इससे यह शक पैदा होता है कि क्या अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के रास्ते अब अलग अलग हो चुके हैं? क्या दोनों में कुछ मतभेद है? और अब इस आंदोलन का असली नेता कौन है? वैसे सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म होने के बाद आज जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ आधी रह गई है। और आखिर में आपको बताएंगे कि पिछले 24 घंटे में इस खबर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी का लगभग 3 मिनट का एक वीडियो, जो उन्होंने खास तौर पर जेन ज़ी के लिए बनाया और इस वीडियो के बाद से ही माहौल सुधरना शुरू हो गया है। इस वीडियो को अब तक सोशल मीडिया पर 43 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। सोचिए, 43 करोड़ व्यूज इस वीडियो को मिले हैं। वो वीडियो भी आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज की इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र नेताओं के बीच दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगभग 2 घंटे तक आज दिन में बातचीत हुई। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CJP के 2 नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ ये बैठक की। CJP ने आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार के सामने 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी शर्त, आंदोलन में शामिल छात्रों पर दर्ज सभी FIR वापस ली जाएं। और तीसरी शर्त, आत्महत्या करने वाले नीट परीक्षार्थियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये 3 शर्तें हैं। इसके साथ ही कॉकरोच पार्टी ने एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को लेकर 5 सुझाव भी दिए हैं, यानी हमारे देश में जो परीक्षाएं होती हैं उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, उस पूरी प्रक्रिया को, उस पर भी उन्होंने 5 सुझाव दिए हैं। अब सरकार ने इन 3 में से 2 मांगों को मान लिया है। सरकार छात्रों पर दर्ज सभी FIR वापस लेने पर तैयार हो गई है। सरकार ने कहा है कि इस प्रदर्शन के दौरान जो प्रदर्शनकारी जिनके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई थी, जिन्होंने हिंसा फैलाई थी, अब उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और जो पीड़ित परिवार हैं, उन बच्चों के जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उन परिवारों को भी सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार हो गई है। तो 3 मांग थी, 3 में से 2 मांगें सरकार ने मान ली है। लेकिन कॉकरोच पार्टी के ये नेता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार ने इस मांग पर विचार करने के लिए
कल दोपहर तक का समय लिया है और उसके बाद सरकार बताएगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल फिर आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। सरकार ने जो 2 हमारी मांगे हैं, जो 3 हमारी मांगे हैं, उनमें से 2 मांगों पर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और काफ़ी इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट दिखाया है 1 करोड़ कॉम्पनसेशन पर। और जो लीगल केसेस की जो हमने बात की थी, ना सिर्फ जो अभी FIRs हुई है बल्कि एक सोवरेन गारंटी हमें दी जाए ताकि जो भी प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पे उन पे फ्यूचर में भी कोई FIR या लीगल केस ना हो। कॉम्पनसेशन और ये लीगल केसेस पे सरकार की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है। उन्होंने इन प्रिंसिपल उन्होंने भी किया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी एक रिटर्न एग्रीमेंट भी हमें इस बाबत मिल जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई। हमने सरकार को ना सिर्फ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रही है बल्कि जो देश भर में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, 150-200 से ज़्यादा शहरों में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी। ये सेंटिमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा। कल दोपहर में सरकार ने फिर से एक और मुलाकात की बात की है और हमने बताया है कि हमें जल्द ही अब एक ठोस निर्णय इस मुद्दे पर चाहिए, वरना हम एक और नेशनल कॉल देने को मजबूर होंगे। देखिए, जो 2 बड़े फैसले हैं, 3 में से 2 मांगे जो मान ली हैं सरकार ने, ये एक बहुत बड़ी मांग है। पहली मांग तो ये कि हिंसा फैलाने वाले प्रदर्शनकारियों पर अब FIR नहीं होगी, जबकि आप सोचिए इस हिंसा में 100 से ज्यादा पुलिस वाले भी घायल हुए थे। दूसरी मांग ये भी मान ली गई है कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की थी, जो नीट के परीक्षार्थी छात्र थे, उनके परिवारों को अब मुआवजा सरकार देगी। और ये दोनों मांग ऐसी हैं जिनका सीधे छात्रों को फायदा मिलेगा, उनके परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन कॉकरोच पार्टी के नेता अब भी अपनी उसी मांग पर अड़े हुए हैं कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बाकी की बातें बाद में करेंगे। आज मैं दिन में किसी न्यूज़ चैनल पर अभिजीत दीपके का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि अब शिक्षा विभाग में भी जो नए सचिव लाए गए हैं, उनकी नियुक्ति पर भी उन्हें आपत्ति है। वह आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने एक गलत अफसर को शिक्षा विभाग का सचिव बना दिया है। आपको याद होगा, कल सरकार ने शिक्षा विभाग के सचिव को हटा दिया था और एक नए सचिव को सरकार लेकर आई है। लेकिन अब इस पर भी अभिजीत दीपके को परेशानी है। सरकार ने शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव को बदला था, अब वो शायद ये चाहते हैं कि ये मुख्य सचिव भी जो बदला गया है, ये भी उनकी मर्जी से बदला जाए। आज आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेगी। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर आज सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटा भी दे, तो अब कॉकरोच पार्टी के नेता इस विभाग में, शिक्षा विभाग में सचिव की नियुक्ति में भी दखल देने लगे हैं। इसके बाद यही लोग ये बताने लगेंगे कि अगला शिक्षा मंत्री किसे बनना चाहिए। तो अभी तो बात सिर्फ इतनी हो रही है कि शिक्षा मंत्री को हटाइए। जैसे ही सरकार हटाएगी, फिर ये मांगें बढ़ती चली जाएंगी। फिर वो कहेंगे कि अब अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा, ये हम बताएंगे। शिक्षा विभाग में अगला सचिव कौन होगा, ये भी हम बताएंगे। इसके बाद ये बात सिर्फ शिक्षा मंत्रालय तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये बात भी होने लगेगी कि किस मंत्री को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए, किसे दोबारा से मंत्री बनाया जाए, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाए। उसके बाद ये मांग आने लगेगी, मंत्रिमंडल में कौन रहेगा, कौन जाएगा, इसका फैसला जंतर मंतर पर होने लगेगा, सड़कों पर, गली मोहल्लों में होने लगेगा। जिस तरह अभिजीत दीपके ने शिक्षा विभाग के सचिव पर आपत्ति की है, इसके बाद अलग अलग मंत्रालयों में कौन सा सरकारी अफसर सचिव बनेगा, यह फैसला भी शायद बाहर यहीं से होने लगेगा। किस राज्य का डीजीपी कौन बनेगा, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में डायरेक्टर कौन बनेगा,
ये सब भी शायद कॉकरोच पार्टी के नेता ही तय करने लगेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कॉकरोच पार्टी ये भी डिमांड करे कि सीबीआई डायरेक्टर, ईडी डायरेक्टर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति करने वाली कमेटी में भी अब इन्हें शामिल किया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि नेता सारे फैसले खुद ही कर लें? युवाओं को भी उस कमेटी में शामिल होना चाहिए और हो सकता है ये आगे चलकर ये कहें कि अब सीबीआई डायरेक्टर कौन होगा, ईडी डायरेक्टर कौन होगा, इसमें भी सरकार को हमारी राय लेनी पड़ेगी, नहीं तो हम फिर से हड़ताल पर बैठ जाएंगे। कुल मिलाकर जो पॉइंट आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो ये मामला यहीं पर नहीं रुकेगा, बल्कि ये बहुत दूर तक जाएगा। इसके बाद इस देश में कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति 500,000 लोगों की भीड़ लेकर विरोध प्रदर्शन पर बैठ जाएगा और फिर अपनी मर्जी से सरकार से फैसले करवाएगा। हो सकता है कॉकरोच पार्टी की अगली मांग छात्र नेता उमर खालिद को जेल से रिहा करने की आ जाए। वो कहें कि छात्र नेता उमर खालिद को भी रिहा करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। हो सकता है वो अपनी मांगों की लिस्ट में इसे भी जोड़ दें। हो सकता है इनकी अगली मांग कश्मीर से धारा 370 जो है वहां पर बहाल करने की मांग करने लगे। यानी सरकार ने अगर एक मांग मान ली तो फिर मांगों का एक बहुत बड़ा पिटारा खुल जाएगा। वर्ष 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन से अरविंद केजरीवाल नेता बनकर निकले थे। फिर 2016 में आपको याद होगा जेएनयू में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था अफजल गुरु को लेकर, जिसमें आज़ादी के नारे लगे थे, पाकिस्तान के समर्थन वाले नारे लगे थे। कहा था हर घर से अफजल गुरु निकलेगा। वहां से कन्हैया कुमार नेता बनकर निकले थे। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो पूरे सिस्टम को बदल देंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। उन्होंने तब सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग की थी। उन्होंने देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट जारी की थी और कहा था इन सारे नेताओं को मैं एक्सपोज कर दूंगा। और जिन नेताओं की उन्होंने सूची जारी की थी उन्हें भ्रष्ट नेता बताकर बाद में उन्हीं नेताओं से उन्होंने हाथ मिला लिया। आज उन्हीं नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया। इसी तरह कन्हैया कुमार पहले लेफ्ट पार्टियों में रहे, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। पहले क्रांतिकारी बनते थे, फिर उनकी विचारधारा कांग्रेस से मिल गई। इसके बाद वो 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, बुरी तरह हारे। फिर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े, वो भी हार गए। और आज कन्हैया कुमार कहाँ हैं इस देश ने देख लिया। मैंने आपको हाल फिलहाल के, बहुत पीछे नहीं लेकर जाना चाहता आपको, हमारा जो जेन ज़ी है वो तो पुरानी बातें उसको याद भी नहीं होंगी, पता भी नहीं होगा, लेकिन हाल फिलहाल के 10-15 साल में जो कुछ हुआ है, मैंने 2 उदाहरण आपको दिए हैं। ऐसे आंदोलनों से 2 नेता निकल कर आए हैं। अरविंद केजरीवाल वो आपके सामने हैं और कन्हैया कुमार वो भी आपके सामने हैं। कॉकरोच पार्टी के छात्र नेता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर तो अड़े हैं, लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ एक इस्तीफे से सुधरने वाली नहीं है। इसके लिए एक पूरा रोड मैप चाहिए। कल रात मोदी सरकार फुल एक्शन मोड में थी। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश के लगभग 38 मिनट के बाद रात 12:30 बजे सोनम वांगचुक ने अपनी 26 दिनों से जारी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, उसके कुछ समय के बाद कल रात देर रात सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक के अस्पताल में जाकर सोनम वांगचुक से बात की, उसके बाद उन्हें जूस पिलाया और सोनम वांगचुक ने इसके बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। उनके अस्पताल के कमरे में आप देख सकते हैं जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं और सोनम वांगचुक की पत्नी भी हैं और इन तीनों ने मिलकर उनका अनशन तोड़ा। सोनम वांगचुक खुश नजर आ रहे हैं और इस दौरान इस रूम में क्या क्या हुआ पहले आप देखिए। After 26 days. तो 26 दिन के बाद सोनम वांगचुक का ये अनशन टूट गया। इससे पहले जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक को भारत सरकार की तरफ से 3 लिखित आश्वासन पढ़कर सुनाए जो वो लिख कर लेके गए थे और इस कागज में जो लिखा है उसके मुताबिक
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे, पेपर लीक और परीक्षा सुधारों पर संसद में चर्चा की जाएगी और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे देने पर भी सरकार विचार करेगी। तो अब ये देखिए कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पढ़कर सोनम वांगचुक को सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिए थे, ये अनशन तोड़ने से पहले। Government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. तो सरकार ने आश्वासन दे दिया। आप ये याद रखिए कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कहीं नहीं कही गई है। इसके बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि मोदी सरकार ने उन्हें भरोसा दिया है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनम वांगचुक ने भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को छोड़ दिया और उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। अपने अस्पताल में, अपने रूम से, अपने बिस्तर से उन्होंने ये वीडियो बनाया। उसके बाद क्या कह रहे हैं सुनिए। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए। और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। अब ये देखिए कि सोनम वांगचुक ने कल रात अपना अनशन खत्म कर दिया। 26 दिन के बाद अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी और इसके अगले ही दिन यानी आज जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगभग आधी रह गई है। वहां पर आज 20 से 25 हज़ार लोग जमा हैं, जबकि कल वहां लगभग 40 हज़ार लोग आए थे। यानी एक ही दिन में 40 हज़ार से घटकर अब 20 से 25 हज़ार की भीड़ रह गई है। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने का असर यह हुआ कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कम है और हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि अब यह भीड़ कम होती चली जाएगी, क्योंकि सोनम वांगचुक ही इस आंदोलन का सबसे भरोसेमंद चेहरा थे। सोनम वांगचुक जब तक इस आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे तब तक इसमें एक विश्वसनीयता थी। अब जैसे ही उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है, लोगों के बीच में ये संदेश चला गया है कि कोई ना कोई समझौता हो गया है। और अब सोनम वांगचुक ने जब अपनी भूख हड़ताल समाप्त की है तो सोच समझकर ही उन्होंने ये किया होगा। जो गैदरिंग कल थी आज उससे कम है। बहुत सारी बातचीत का क्रम भी चल रहा है, उसमें अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं और ये बात लोगों की समझ में आ रही है धीरे धीरे। अभी जो लोग यहाँ पर हैं वो देशभक्ति के गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अभी कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। अभी के आकलन के हिसाब से करीब 7-8 हज़ार लोग यहाँ पर हैं। ये संख्या पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी
लेकिन धीरे धीरे जिस तरह प्रोटेस्ट इवॉल्व हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोगों का मोह भंग भी हो रहा है। अभी कई बच्चों से बात हुई जो बाहर से आए थे, उन्होंने कहा कि अब हम वापस जा रहे हैं। और जहाँ तक हमारी अपील की बात है तो हमारी अपील का असर भी पड़ा है, लोगों ने हमारी बात पर ध्यान दिया है और कल के बाद से कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जैसे हम कह सकें कि अप्रिय घटना यहाँ पर कोई हुई है। तो पुलिस के मुताबिक तो अभी बस 7-8 हज़ार की भीड़ ही वहाँ पर बची है और बहुत सारे लोगों का मोह भंग हो गया है। बहुत सारे लोगों को अब ये लग रहा है कि अब हमारा मकसद पूरा हो चुका है, अब यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर पुलिस ये कह रही है कि अब 7 से 8 हज़ार लोगों की भीड़ ही यहाँ पर बची है, तो आप देखिएगा कल ये 7-8 हज़ार से कम होकर 3-3.5 हज़ार रह जाएगी और एक हफ्ता समाप्त होते होते वापस यहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो कुछ 100 में रह जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पर 200 से 400 लोग हुआ करते थे, ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे लोगों की संख्या यहाँ कम होती चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा असर हुआ है सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को समाप्त करने का। पूरे देश में छात्रों के बीच, प्रदर्शनकारियों के बीच एक संदेश ये चला गया है कि अब समझौता हो गया है और सोनम वांगचुक सर जो उनके हैं, उन्होंने सोच समझकर ही सरकार के साथ ये समझौता किया होगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सोनम वांगचुक का ये समझौता अच्छा नहीं लग रहा। वो मन ही मन ये चाहते थे कि सोनम वांगचुक जितना हो सके उतना लंबे समय तक भूख हड़ताल पर बैठे रहें, बिना खाए पिए, चाहे उनकी सेहत ही क्यों ना ख़राब हो जाए, क्योंकि इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा था। उसके बारे में थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे कि कुछ लोग ये तस्वीरें देखकर आज बहुत निराश हैं। लेकिन अब हम उस टर्निंग पॉइंट के बारे में आपको बताएंगे जो 24 घंटे का, पिछले 24 घंटे में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इसके बाद से ही पूरा माहौल बदलना शुरू हो गया। और ये टर्निंग पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी का मिडनाइट मैसेज। अब आज हम प्रधानमंत्री मोदी के उसी वीडियो को आपके लिए डिकोड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल रात को देर रात एक वीडियो बनाया जिसमें पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए संसद में सख्त कानून बनाने की उन्होंने घोषणा की और सरकार अगले हफ्ते संसद में पेपर लीक संशोधन बिल को भी ला सकती है। 23 जुलाई को रात 11:52 पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनकारी छात्रों को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर लगभग 3 मिनट का एक सेल्फी वीडियो पोस्ट किया। यह आप अगर देखेंगे तो जो उन्होंने वीडियो बनाया है, वैसे वो चाहते तो कैमरे के सामने बैठकर जो आम तौर पर जिस प्रकार के संदेश वो देते हैं राष्ट्र के नाम, वैसा संदेश भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने सेल्फी मोड में ये वीडियो बनाया जैसे कि वो खुद अपना संदेश रिकॉर्ड कर रहे हों। और वो सिर्फ इसलिए उन्होंने किया ताकि जेन ज़ी को इसी प्रकार के वीडियो ज़्यादा समझ में आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संदेश में कहा कि उनकी सरकार पेपर लीक को मामूली घटना बिल्कुल नहीं मानती, इसलिए पिछले 2.5 महीनों में कई सख्त फैसले लिए गए हैं और सरकार ने कम समय में दोबारा नीट की परीक्षा करवाकर लगभग 22 लाख छात्रों का 1 साल बर्बाद होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को आपको आज ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि ये संदेश आपके बच्चों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है और फिर हम इस संदेश को डिकोड करेंगे। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं,
इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। ये वीडियो संदेश, ये वीडियो जो बनाया प्रधानमंत्री ने, ये उनके अब तक के सारे वीडियो से बिल्कुल अलग है। उन्होंने जेन ज़ी को उन्हीं की भाषा और उन्हीं के अंदाज में संदेश दिया। आपने देखा होगा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ा संदेश देश के नाम देते हैं तो वो अक्सर रात को 8 बजे राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर देश के नाम संदेश देते हैं। वो ये भी कर सकते थे अगर चाहते तो, लेकिन इस बार उन्होंने मोबाइल फ़ोन का सेल्फी कैमरा चुना। इससे वीडियो किसी औपचारिक भाषण जैसा नहीं दिखता, बल्कि एक पर्सनल बातचीत जैसा दिखता है, जैसे कोई सीधे आपके फ़ोन पर आपके साथ वीडियो कॉल करके आपसे बात कर रहा हो। बिल्कुल लोगों को यही लगा जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें वीडियो कॉल किया है। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कोई संदेश इस तरह सेल्फी वीडियो मोड में दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर जब अपनी बात शुरू करते हैं तो मित्रों कहते हैं, पहले लोगों को कहते हैं मित्रों और फिर अपनी बात आगे शुरू करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने मित्रों नहीं कहा, उन्होंने कहा फ्रेंड्स कहकर उन्होंने अपने इस वीडियो की शुरुआत की और उन्होंने फ्रेंड्स शब्द का इस्तेमाल करके जेन ज़ी की भाषा को अपनाने की कोशिश की, जेन ज़ी को अपना दोस्त बनाने की कोशिश की, उनके साथ एक अलग प्रकार का संबंध स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की। और जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि ही इज़ अ ग्रेट कम्युनिकेटर। कैसे लोगों से संवाद करना है, लोगों के दिलों तक और दिमाग में कैसे उतर जाना है, ये उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। और सोचिए उनके संवाद की जो शैली है, कैसे उन्होंने ये सोचा होगा कि वो मोबाइल फ़ोन के सेल्फी वीडियो के सामने बैठेंगे, सेल्फी कैमरा ऑन करेंगे और उसके बाद कुछ इस अंदाज में वो अपना वीडियो बनाएंगे। अब देखिए इस वीडियो के बाद हुआ क्या और मैंने क्यों कहा कि ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पिछले 21 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर लगभग 28 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। 28 करोड़ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लगभग 11.5 करोड़ व्यूज और एक्स पर 3.5 करोड़ व्यूज उन्हें मिले हैं और यूट्यूब पर भी 16 लाख से ज्यादा व्यूज उनके इस वीडियो को मिल चुके हैं। कुल मिलाकर अगर मैं सारे प्लेटफॉर्म्स को मिलाऊं तो 43 करोड़ से ज्यादा व्यूज उनके इस वीडियो को मिल चुके हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि लगभग आधा देश जिनके पास मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है, उन्हें देख चुका है। इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी के लगभग 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर 6 करोड़ के आसपास फॉलोअर्स हैं, एक्स पर 10 करोड़ 70 लाख फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर भी उनके 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं जो उनका चैनल है और इन सारे लोगों तक उनका ये वीडियो सीधे पहुंचा है। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो अभी क्यों आया, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कई दिनों से पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये सोचा कि वो खुद छात्रों से सीधी बातचीत करेंगे। यानी अब इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष सीधे प्रधानमंत्री मोदी स्वयं
रख रहे हैं, उनके बारे में एक बात आपको ज़रूर जाननी चाहिए और आपने देखा भी होगा, जब वो लीड करते हैं तो सीधे फ्रंट से लीड करते हैं। जब इस प्रकार की कोई समस्या आती है राजनीति में, जब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार कहीं फंस रही है, तो वो ऐसा नहीं करते कि वो पीछे हट जाएं और अपने साथियों को आगे कर दें। वो खुद सामने आते हैं और फ्रंट से लीड करते हैं। और कल जो उन्होंने वीडियो जारी किया, ये वीडियो जो है ये बताता है कि कल भी उन्होंने फ्रंट से लीड किया और वो चाहते थे कि वो देश के छात्रों से सीधे खुद आकर संवाद करें। अब ये वीडियो छात्रों के माता पिता ने भी देखा होगा, परिवार के दूसरे लोगों ने भी देखा होगा, और आप देखिएगा जो परिवार के दूसरे लोग हैं, खास तौर पर माता पिता, वो इस वीडियो को बहुत जेन्युइन पाएंगे, ईमानदार पाएंगे, और अब वो भी बहुत हद तक अपने घर में बच्चों को समझाएंगे कि अगर मोदी जी खुद आकर ये बात कह रहे हैं तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। इस वीडियो का पूरा फोकस छात्रों के बारे में चिंता, सरकार का एक्शन और पेपर लीक माफिया को सजा दिलाने पर था। 75 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी पिछले 38 वर्षों से राजनीति में हैं। वो लगभग 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, फिर 12 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी गिनती भारत ही नहीं दुनिया के सबसे अनुभवी नेताओं में होती है। और इस वीडियो में आपको उनका अनुभव दिखाई दे रहा होगा। देश की जनता और युवाओं की भावनाओं को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्या बात करनी है, कैसे करनी है, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। और ये वीडियो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे आप एक केस स्टडी मान सकते हैं कम्युनिकेशन की। उन्होंने ये समझा कि पेपर लीक को रोकना और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स करना छात्रों के भविष्य के लिए सबसे ज़रूरी है, और इसलिए उनका जो पूरा फोकस था वो इसी वीडियो पर रहा। तो अगर जेन ज़ी की मैं बात करूं तो उन्हें दो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी इसकी। पहला सेल्फी वीडियो था, दूसरा प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया, और तीसरा 3 मिनट के अंदर उन्होंने सब कुछ बता दिया कि उनकी सरकार क्या करने वाली है। अब आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर खुद देश के सामने आ रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि सरकार जो है वो पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है। मोदी सरकार ने पिछले 24 घंटों में 6 बड़े फैसले किए हैं पेपर लीक को लेकर। पहला, शिक्षा मंत्रालय के सचिव को उन्होंने बदल दिया। दूसरा, पेपर लीक पर नए सख्त कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिली और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा, यानी इसे लेकर एक नया सख्त कानून बनेगा। तीसरा, एनटीए में 47 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया गया। चौथा, दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन का नोटिफिकेशन हो चुका है, और उन्होंने ये कहा कि अब पेपर लीक के जो मामले हैं उनके लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी। तो ये चौथा बड़ा फैसला। पांचवां, इस आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी। और छठा, आत्महत्या करने वाले नीट के छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये छठा उनका वो है। अब वो मुआवजे की रकम क्या होगी ये सरकार थोड़े दिनों के बाद तय करके बता देगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे एनटीए कहते हैं, सरकार ने एनटीए के 47 अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया। नीट पेपर लीक के बाद ये सरकार का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। सूत्रों के मुताबिक हटाए गए कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा कुछ और अधिकारियों को भी हटाया जा सकता है। अभी सिर्फ 47 आज की संख्या है, और भी लोग हटेंगे। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी एनटीए ही देश भर के लाखों छात्रों के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी एडमिशन जैसी परीक्षाएं आयोजित करती है। एनटीए की स्थापना 2018 में हुई थी और तब से लेकर अब तक 3 बार क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। इसलिए एनटीए की जो जवाबदेही है वो बनती है और एनटीए पर अब सीधा ये एक्शन हो रहा है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि एक शिक्षा मंत्री को हटाने से कुछ नहीं होगा। छात्र तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को पहले हटाइए, लेकिन असल में क्वेश्चन पेपर लीक होने के लिए जो जिम्मेदार हैं लोग, सबसे पहले उन पर एक्शन होना चाहिए, और वो एक्शन हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। देखिए, सबसे पहले शिक्षा विभाग के सचिव को हटाया गया क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद एनटीए के इन अधिकारियों को इनके ऊपर एक्शन लिया गया, इनकी जिम्मेदारी बनती है। सख्त कानून लाया गया और
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि अब सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर इस मामले में हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें पेपर लीक के नए बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई। पेपर लीक के खिलाफ नए कानून से 2 बड़े बदलाव होंगे। पहला, अब दोषियों को 10 साल की जेल की सजा हो सकती है और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा ताकि पेपर लीक के मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। और अगर सोमवार से संसद की कार्यवाही चली तो यह नया विधेयक इसी सत्र में पास हो सकता है। बीजेपी का कहना है कि छात्रों पर राजनीति करने के बजाय विपक्ष को नए कानून को पास कराने में सरकार की मदद करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल पेपर लीक करने वाले घटनाओं के लिए और शीघ्रातिशीघ्र उनके दंड को सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से, हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ। अब विपक्षी नेताओं की भी एक अग्नि परीक्षा होगी। विपक्षी नेता अभी तक तो संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्रों को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन अगर ये नया कानून बन जाता है जिसमें सख्त एक्शन लिया जाएगा पेपर लीक करने वालों के खिलाफ, तो इससे छात्रों को फ़ायदा होगा, छात्रों के परिवारों को फ़ायदा होगा। और जो लोग ये हिम्मत करते हैं कि वो पेपर लीक करें, इसके ज़रिए पैसा कमाएं, भ्रष्टाचार करें, उन लोगों को भी उनके दिमाग में एक डर पैदा होगा क्योंकि अब ये बहुत ही सख्त कानून आ जाएगा। इसलिए विपक्ष के नेताओं को वाकई में संसद को चलने देना चाहिए और सारे नेताओं को मिलकर, सारी पार्टियों को मिलकर सबसे पहले इस देश के छात्रों की भलाई के लिए इस नए बिल को पास करना चाहिए। इस कानून को सबसे पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब जब से सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की है, तब से एक नई स्थिति पैदा हो गई है। उनकी भूख हड़ताल तो समाप्त हो गई, लेकिन अभिजीत दीपके का जो आंदोलन है ये समाप्त नहीं हो रहा। आंदोलन अब चलता रहेगा। तो अब छात्र आंदोलन को लेकर अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के बीच में ऐसा लगता है कि कुछ मतभेद जरूर हुआ है। दोनों की राय अलग है। अब आगे क्या किया जाए, इसे लेकर हो सकता है दोनों के रोड मैप अलग हो। इस पार्टी के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब कॉकरोच पार्टी का असली नेता कौन है। अब इस आंदोलन को लीड कौन करेगा, इस आंदोलन का चेहरा कौन है। सोनम वांगचुक इसका चेहरा है या अभिजीत दीपके इसका चेहरा है। 59 वर्ष के सोनम वांगचुक इसका चेहरा बनेंगे या 30 साल के अभिजीत दीपके इसका चेहरा बनेंगे। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है, जबकि अभिजीत दीपके कहते हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। आखिर क्या कारण है कि सोनम वांगचुक ने तो अपना अनशन समाप्त कर दिया, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की मांग को छोड़ दिया, लेकिन अभिजीत दीपके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिद पर अब भी आज भी अड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कॉकरोच पार्टी का पूरा आंदोलन नीट परीक्षा में बदलाव के लिए था या फिर इसका कोई और एजेंडा है। मोदी सरकार ने अब परीक्षाओं में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठा लिए हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के नेता अब भी एक ही जिद पर अड़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अभिजीत दीपके और उनके साथ के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं और अब उन्हें सोनम वांगचुक की जो सलाह है वो पसंद नहीं आ रही। अभी तक सोनम वांगचुक इस आंदोलन का सबसे विश्वसनीय चेहरा रहे हैं। अभिजीत दीपके खुद भूखे नहीं रह सकते थे, वो भूख हड़ताल पर नहीं बैठ सकते थे, इसीलिए उन्होंने ये भूख हड़ताल एक प्रकार से सोनम वांगचुक को आउटसोर्स कर दी थी। अभिजीत दीपके बहुत नए हैं, राजनीति का उन्हें कोई अनुभव नहीं है, पब्लिक लाइफ का उन्हें कोई अनुभव नहीं है, देश की जनता, देश के छात्र उन्हें पहचानते नहीं हैं। लेकिन सोनम वांगचुक एक बहुत पुराना चेहरा है, इससे पहले भी अलग अलग मुद्दों पर अनशन कर चुके हैं, भूख हड़ताल कर चुके हैं, भूख हड़ताल का उन्हें लंबा अनुभव है
और अभिजीत दिपके को यही लगा होगा कि वो खुद तो भूख हड़ताल पर बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए सोनम वांगचुक को अपने इस आंदोलन से उन्होंने जोड़ लिया और उन्हें भूख हड़ताल पर बैठा दिया। हालांकि अभिजीत दिपके ने बाद में 2 दिन भूख हड़ताल करने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे दिन ही उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी थी। 2 दिन भी भूखे नहीं रह पाए। जबकि मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि अगर सोनम वांगचुक 59 वर्ष की उम्र में अनशन पर बैठ सकते हैं तो अभिजीत दिपके 30 साल की उम्र में अनशन क्यों नहीं कर सकते। और होता यही था, सोनम वांगचुक लगातार इतने दिन से भूखे प्यासे बैठे थे और अभिजीत दिपके और बाकी के जो लोग हैं उन्हीं के सामने कचौड़ी, समोसा, बर्गर और पिज्ज़ा खाते थे। अब अभिजीत दिपके अभी तक उनकी लगातार तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे और उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित भी थे। क्या कहते थे, क्या कह रहे हैं, देखिए। मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी, क्योंकि हम भी वही चाहते थे, हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। बिकॉज उनकी जो जान है इस देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दिपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। हालांकि अभिजीत दिपके अभी भी यही कह रहे हैं कि वो सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थे और वो तो खुद ही चाहते थे कि सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर लें। उन्होंने कई बार सोनम वांगचुक से ये रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर लीजिए, लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर अभिजीत दिपके और बाकी के नेता यही चाहते थे कि सोनम वांगचुक इस हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठे रहें और जितना हो सके उतना लंबे से लंबा इस भूख हड़ताल को वो खींचें, क्योंकि इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा था। और हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके को सबसे पहली जो चीज़ रखनी चाहिए ध्यान में, वो ये है कि सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन ऐसा लगता है अभी कि अभिजीत दिपके जो हैं वो भी सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने से थोड़े से परेशान हुए होंगे, और अगर नहीं हुए होते तो अब उन्हें जंतर मंतर पर चल रहा अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए था। अगर सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी तो फिर यह आंदोलन भी समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस आंदोलन को जो भी सरकार से मिलना था वो मिल चुका है। और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो के बाद तो अब इसमें और कुछ पाने के लिए बचा ही नहीं है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को देखकर ही हज़ारों छात्र उन्हें अपना नैतिक समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंच रहे थे। इतिहास में कई ऐसे छात्र आंदोलन हुए हैं जब मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और नेता कौन बनेगा इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और आज इस आंदोलन में भी मुद्दों से ज़्यादा बड़ा सवाल अब ये हो गया है कि आखिर इसका पोस्टर बॉय, इसका चेहरा और इसका नेता कौन है, और भूख हड़ताल खत्म होने के बाद इस आंदोलन को जारी रखने की जिद क्यों की जा रही है। अभिजीत दिपके खुद भूख हड़ताल नहीं कर सकते, तो क्या अब एक बार फिर से वो किसी और को भूख हड़ताल करने के लिए लाएंगे? इस भूख हड़ताल को फिर से किसी को आउटसोर्स कर देंगे? और अगर वो ऐसा करते हैं तो अभिजीत दिपके और इस आंदोलन की पूरी विश्वसनीयता ही समाप्त हो जाएगी। ये भी देखने वाली बात होगी कि अभी तो सोनम वांगचुक अस्पताल में है, क्योंकि 26 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, वज़न बहुत कम हो गया है। लेकिन जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे उसके बाद सोनम वांगचुक क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। क्या वो वापस जंतर मंतर पर आकर छात्रों के साथ बैठ जाएंगे या फिर अस्पताल से सीधे अब अपने घर चले जाएंगे? और इस आंदोलन में सोनम वांगचुक का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितना रहेगा ये अभी आगे देखने वाली बात है। सोनम वांगचुक सरकार के आश्वासनों से खुश हैं, सरकार पर विश्वास कर रहे हैं, सरकार से बातचीत कर रहे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी। लेकिन उनके साथ आंदोलन में शामिल जो दूसरे नेता हैं वो सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि अब कॉकरोच पार्टी में, इस आंदोलन में जो है, दो हिस्से ऐसे हो रहे हैं। एक रास्ता है सोनम वांगचुक का और दूसरा रास्ता है अभिजीत दिपके का। इस समय बहुत सारे लोग अचानक सोनम वांगचुक के इस तरह से भूख हड़ताल खत्म करने की आलोचना भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने एक सोशल मीडिया पर लिखा है
कि उनकी आलोचना करने से पहले ये समझें कि 26 दिन तक भूख हड़ताल करना क्या होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस अनशन के कारण सोनम वांगचुक का वजन 11 किलोग्राम कम हो चुका है और उन्होंने आराम नहीं बल्कि त्याग का रास्ता चुना है। ये देखिए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमा का सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसमें वो ऐसे लोगों को अपना संदेश दे रही हैं जो उनके भूख हड़ताल समाप्त करने से बहुत निराश हो गए हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा निराशा किस में है? सबसे ज्यादा निराश हैं विपक्ष के नेता। वो निराश भी हैं, वो नाराज भी हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सोनम वांगचुक सरकार से मिल गए और सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल समाप्त होते ही अब तो इस आंदोलन की जान ही निकल जाएगी। अब इस आंदोलन से वो अपनी ताकत कैसे खींच पाएंगे? तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सोनम वांगचुक से समझौता करके छात्र आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई है। सोनम वांगचुक की हड़ताल में हर विपक्षी पार्टी को अपना अपना फायदा दिख रहा था। पहले आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर महुआ मोइत्रा ने क्या लिखा है। देखिए, मोदी जी's divide and rule, broker compromise with Sonam Wangchuk, nullify him, try and broker some discussion, lollipop deal with opposition, paint protesters as violent anarchists and clamp down. It will not work, प्रधान must resign. तो पहली बात ही जो महुआ मोइत्रा ने लिखी है वो ये है कि सरकार ने सोनम वांगचुक के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया और उन्हें नलीफाई कर दिया, यानी उन्हें निरस्त कर दिया है एक प्रकार से। तो महुआ मोइत्रा तो बड़ी नाराज हैं कि सोनम वांगचुक ने अपना ये अनशन क्यों तोड़ा। अब देखिए बाकी के भी जो लोग हैं वो भी इस आंदोलन से ताकत लेना चाहते थे। राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनना है, उन्हें यही सपना आता रहता है बार बार। वो इस आंदोलन से काफ़ी उम्मीदें लगाकर बैठ गए थे, इसलिए वो इस आंदोलन से अपनी छवि चमकाना चाहते थे और सोचते थे कि अगर वो यहाँ आ गए इनके बीच में तो देश के युवा उन्हें वोट दे देंगे। अरविंद केजरीवाल को अपनी हारी हुई दिल्ली वापस जीतनी है और अगले साल पंजाब में भी अपनी सरकार को बचाकर रखना है, इसलिए वो बार बार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना चाहते हैं, उन्हें भी युवाओं के वोट की ज़रूरत है, इसलिए वो भी बार बार आकर इन छात्रों को समर्थन दे रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने सोचा था कि उन्हें इस आंदोलन में एक पकी पकाई बिरयानी मिल जाएगी, उन्हें बस वहाँ जाना है। अभिजीत दीपके ने पूरी दुकान सजा कर रखी है, इन्हें बस जाकर उस दुकान के गल्ले पर बैठ जाना है और उसके बाद वोट ही वोट आने लगेंगे। आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना फायदा होगा और इन सारे नेताओं ने सोचा था कि वो इस आंदोलन को हाईजैक कर लेंगे। थोड़े दिन छात्रों को यहाँ तक करने देते हैं आंदोलन और उसके बाद हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस आंदोलन में घुस जाएंगे और फिर हम देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को भेज कर देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर देंगे और मोदी सरकार को फंसा देंगे। लेकिन सोनम वांगचुक के हड़ताल खत्म करने से इनका ये सपना भी टूट गया। 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर एक प्रकार का एक तरफा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि पुलिस ने छात्रों पर बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, छात्र बुरी तरीके से घायल हो गए और बेचारे प्रदर्शनकारियों के साथ तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन आज हम आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि 20 जुलाई को छात्रों के नाम पर कैसे सैकड़ों हजारों उपद्रवी जमा हो गए थे और उन्होंने पूरे इलाके में सबसे पहले खुद हिंसा शुरू की थी। पहली तस्वीर जंतर मंतर के पास जनपथ के मेट्रो स्टेशन की है, जिसमें उपद्रवी पहले पुलिस वालों पर लगातार पत्थरबाजी करते हैं, फिर पुलिस की गाड़ी को पलट देते हैं। आप देखिए। अब एक और तस्वीर देखिए, ये भी 20 जुलाई की है। पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने क्या किया जरा देखिए, बड़ी स्क्रीन पर देखिए।
ये तस्वीर आपको दिखाती है, मैं फिर से इस तस्वीर को आपको दिखाता हूँ। ये आपको बता रही है, शुरू से मैं अब ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा जब बैरिकेड्स को तोड़ा जा रहा था। देखिए, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा किए गए सारे इंतजामों को अपने पैरों के नीचे कुचल कर रख दिया। ये भीड़ उग्र हो गई। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये सारी भीड़ उस दिन संसद भवन के अंदर प्रवेश कर जाती तो हमारे देश के संसद भवन का क्या हाल होता, वहाँ अंदर जो सांसद थे उनका क्या हाल होता, आप खुद अंदाज़ा लगाइए और बताइए कि इसमें पुलिस की कहाँ गलती है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि पुलिस ने बड़ा अत्याचार किया। पुलिस अगर इन्हें ना रोकती तो क्या हो जाता, अनर्थ हो जाता। आप देखिए, और सबसे पहले आप देख पाएंगे शुरू में ही कि बैरिकेड्स किसने तोड़े। देखिए, पुलिस यहाँ कुछ नहीं कर रही है। सबसे पहले इन्होंने बैरिकेड्स के ऊपर कूदना शुरू किया, इस तरफ आ गए और फिर बैरिकेड्स को तोड़ दिया और फिर पूरी की पूरी भीड़ अंदर की तरफ आ गई और संसद भवन की तरफ जाने लगी। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस आंदोलन से यह पता चलता है कि कैसे हमारे देश में जेन ज़ी की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आने वाले समय में किसी भी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि करोड़ों की संख्या में ये जो जेन ज़ी हैं, इनकी उम्मीदों को, इनकी महत्वाकांक्षाओं को कैसे पूरा करना है। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। Keeping your money safe is important, but money was never meant to stop there. PNB Triumph brings savings, DMAT and trading together in one integrated account, helping your money move beyond saving and towards growth. Don't let your money get comfortable. हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर, JK टायर। सौ प्रतिशत शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए, ट्राई DND ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई DND ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। Universities bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead. High quality education in management, commerce and law. हमारे देश में जेन ज़ी का यह आंदोलन असल में सिर्फ नीट परीक्षा या पेपर लीक का मामला नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वो है जेन ज़ी की बढ़ती उम्मीदें। जेन ज़ी का मतलब है जिन बच्चों का जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है, जिनकी उम्र 14 साल से 29 साल के बीच है। और आज हमारे देश में ऐसे लोगों की आबादी लगभग 38 करोड़ है। ये वो पीढ़ी है जो इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है। भारत में हर स्मार्टफोन यूज़र औसतन 6 घंटे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है।
भारत दुनिया के उन देशों में है जहां इंटरनेट डेटा सबसे सस्ता है और इसीलिए एक स्मार्टफोन यूजर हर महीने औसतन 37 GB डेटा खर्च करता है। 37 GB। अब ये 37 GB कहां जाता है? जेन जी हर दिन सोशल मीडिया पर हजारों वीडियोस देखती है। इन वीडियोस में क्या देखते हैं? बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियां, आलीशान घर, विदेशों में नौकरियां, शानदार लाइफस्टाइल, फैशन, ये सब देखा जाता है। और हमारे देश के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनके मन में भी वैसी ही जिंदगी जीने की इच्छा पैदा होती है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और है। सोशल मीडिया की इस चकाचौंध में अब जेन जी को सिर्फ नौकरी से संतोष नहीं है, वो और अच्छी नौकरी चाहता है और ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, जल्दी से जल्दी सफल बनना चाहता है। उसकी उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं और किसी भी सरकार के लिए ये जो आंदोलन है, ये एक वेकअप कॉल है। और आगे चलकर आने वाले वर्षों में कोई भी सरकार जो भी भारत में आएगी, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो जेन जी के दिमाग में जो सपने हैं, जो इनकी उम्मीदें हैं, जैसा भविष्य ये अपने दिमाग में सोचकर चल रहे हैं, इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसे कैसे मैनेज किया जाए। ये किसी भी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है। और जैसे मैंने आपको कहा, 38 करोड़ इनकी संख्या है और अगर 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए शानदार जिंदगी से कम कुछ और नहीं चाहते, उससे नीचे किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो फिर ये एक समस्या है। या तो इन सब के सब बच्चों के सपने पूरे हों, सबके पास एक एक लग्जरी गाड़ी आए, करोड़ों की उनके पास तनख्वाहें हों, बंगले हों, गाड़ी हों, विदेशों में ये वेकेशन के लिए जाएं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये जेन जी के लोग परेशान हो जाएंगे और परेशान होंगे तो फिर ये गुस्से में उबलेंगे और उसके बाद इसी प्रकार के आंदोलन देखने को मिलेंगे। आपने ऐसे आंदोलन और भी कई देशों में देखे होंगे। आंदोलन तो होते हैं, सरकारें गिर भी जाती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता, उसके बाद स्थिति और भी खराब होती है। इसके बारे में भी सोचना होगा। अब एक और छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. Hi sir, can I take your order? Cold coffee for me. French fries. Cappuccino. Crispy burger. Your total is 723. UPI हम तुझे ऑनलाइन कर देंगे। निकालेगा? हाँ है। Sorry sir, no change. क्या यार, अभी भी कैशबैक का है? चेंज किया था, चेंज कर। डिजिटल पेमेंट सीख। नेक्स्ट तेरी ट्रीट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए, ट्राई DND ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई DND ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है।
तो डिकोड के आज के इस एपिसोड को इस समय तक मिले हैं 7.4 मिलियन व्यूज़, मतलब 74 लाख व्यूज़ हमारे आज के इस एपिसोड को मिल चुके हैं। आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और इंसान के शब्दों पर नहीं बल्कि उसके इरादों पर गौर कीजिए, क्योंकि कोई डांट कर भला करना चाहता है और कोई मुस्कुराकर आपकी जड़ काटना चाहता है। नमस्कार।